तो असदुद्दीन ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा रहनुमा प्रोजेक्ट करते हुए, देखिए हम आपसे बार बार कहते हैं, हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं समझाते हैं। तो जहां हम खड़े हैं वहां आप किसान की मेहनत देख पा रहे होंगे, अनाज आपको दिखाई दे रहा है, मोर वहां आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमने जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम दूर दराज में गुजरात के गांव में क्या तस्वीर है, वो तस्वीर भी आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात के गांव क्या महसूस करते हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है। ऐसे में कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, क्योंकि अब सवाल जो है वो नेताजी की मेहनत को लेकर सवाल है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं, हमारे साथ निशांत रावल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, मोहम्मद फरहान है AIM के स्पोक्स पर्सन है, जिगर दोषी पॉलिटिकल एनालिस्ट है। जल्दी एक एक कॉमेंट यहां पर मैं लूंगी। सबसे पहले शलभ मणि त्रिपाठी, ये क्या कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जानबूझकर ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी कर रही है वोटिंग से एन पहले, और वो कह रहे हैं मैं गब्बर का बाप हूं। अदिति जी, चिराग तले अंधेरा का आपने मुहावरा सुना होगा कि चिराग तले अंधेरा होता है। अब वो आदमी बैठ के सेकुलरिज्म पे ज्ञान देता है, धर्मनिरपेक्षता पर ज्ञान देता है, जिसकी खुद की पार्टी के नाम के अंदर मुसलमान जुड़ा हुआ है, वो बैठ के बात करते हैं कि नहीं सबको लेकर साथ चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जहां पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो वहां पर जहर झोंकना हो, नफरत फैलानी हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करनी हो, वहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति करनी हो, ये सारा जो ठेका है वो ओवैसी साहब के माथे पर। और निश्चित तौर पे गुजरात उनको एक उर्वरा भूमि दिखती है, क्योंकि गुजरात में तो उनके जो तमाम सारे उनके जो नातेदार थे, उनके जो आका थे, उनकी हुकूमत चलती थी नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक। गुजरात के भीतर कौन राज करता था? सोहराबुद्दीन राज करता था, लतीफ राज करता था, दाऊद के लोग राज करते थे। अब आज नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ऐसे माफिया जो थे, ऐसे गुंडे जो थे, ऐसे जो दंगाई थे, उनका सफाया हो गया। आज ही हम लोगों ने टेलीविजन शलभ मणि जी जी शलभ मणि जी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये सवाल जो आपने बातें रखी, माफिया, डॉन, ये सब आपने अगर मेरा इंटरव्यू देखा हो और सुना हो तो ये बातें मैंने उठाई थी। उनका कहना ये है कि इस वक्त क्या जरूरत थी, इस वक्त आपने क्यों जिक्र किया। वो कहते हैं आप सबक सिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो बिल्किस बानो को लेकर और जो गुजरात दंगे हुए उन्हें लेकर जो अकाउंटेबिलिटी है वो बीजेपी की फिक्स कर रहे हैं। नहीं अदिति जी, मैं तो कहूंगा कि अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं गुजरात के प्रदेश के, हर्ष जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। मुझे लगता है वो ट्वीट आपको देखना चाहिए। एक दूरदर्शन न्यूज की उन्होंने क्लिप ट्वीट की है, जिसमें बाकायदे जो एंकर है वो रिपोर्ट पढ़ रही है कि गुजरात के भीतर दंगे चल रहे हैं, गुजरात के भीतर कर्फ्यू लगा हुआ है, मरने वालों की तादाद यहाँ तक जा पहुंची है, हालात बहुत ही खतरनाक है। गुजरात को वहां से लेकर यहाँ पर आए हैं कि आज बापू का गुजरात है, सरदार पटेल का गुजरात है, नरेंद्र मोदी जी का गुजरात है। आज यहाँ पे कर्फ्यू नहीं होते, आज यहाँ पर दंगे नहीं होते, आज यहाँ पर अमन चैन का वातावरण है। आज गुजरात की अगर गिनती होती है तो यहाँ पे हवाई जहाज बनाने वाला गुजरात के तौर पे गिनती होती है। आज अगर गुजरात की गिनती होती है ठीक है, चलिए मैं आपके सवाल का आपने जो असदुद्दीन ओवैसी को लेके कहा उस पे मैं फरहान जी का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन सर अब तो आप ही की सरकार है ना, अब तो आप ही की सरकार है, फिर अब 2002 के दंगे लाने की क्या जरूरत थी। ये तमाम पॉलिटिकल पंडित इसकी अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करें, पर आप असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछ रहे हैं तो उनकी पार्टी से जवाब लीजिए। फरहान, ये सीधे तौर पर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी राजनीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं आदित्य जी भाजपा के प्रवक्ता को 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। मैं गुजरात में हूं, शलभ मणि त्रिपाठी जी गुजरात में हैं या नहीं मुझे ये नहीं पता है, मगर यहां गुजरात में 20 ऐसे जिले हैं जहां पर सिटी स्कैन नहीं है अस्पतालों में, 28 ऐसे जिले हैं जहां पर MRI नहीं है। इसके बाद यहां गुजरात में बताया जाता है कि शराब बंदी है। मैं आपको जगह और स्थान का नाम बता रहा हूं। पालमपुर में अंबाजी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर आप जाइए, देखिए मंदिर के सामने शराब बिक रही है। क्यों नहीं रोका जा रहा है शराब को? मंदिर के सामने रोकी जा रही है। अब यह भी उठाए वैसी सवाल इस पर कि मंदिर के सामने शराब बेचना पर फौरन प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, देश के गृह मंत्री ने जो बयान दिया कि हमने सबक सिखाया, हां आपने बिल्कुल सबक सिखाया है। मासूम बच्चों की हत्याएं हुई, गर्भवती महिलाओं के पेट से बच्चे चीर कर निकाल के उनकी गर्दनें मिरोड़ दी गई और न जाने कितने जुल्म उठाए गए, इंसानियत पर जुल्म हुआ। और इसे देश ने नहीं, इसे पूरी दुनिया ने देखा और याद रखेगा दुनिया। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आज गांधीनगर की सीट जिससे देश के गृह मंत्री खुद
सांसद हैं, गृह मंत्री हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं देश का एक लीडिंग अखबार ने क्या लिखा है कि देश के गृह मंत्री को जब कूड़े का अंबार लग जाता है। फरहान जी सुन लीजिए ध्यान से, मैं दूसरे अखबारों के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ सर। देखिए, मैं दूसरे अखबारों के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। नहीं सुन लीजिए सर, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं फरहान जी आप सुन लीजिए सर ध्यान से। अखबार आवाज नीचे कीजिए, इनकी आवाज नीचे कीजिए और सुनिए ध्यान से। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ फरहान जी, मैं जी न्यूज के लिए अकाउंटेबल हूँ और ये मैं सारे गेस्ट को हमेशा क्लियर करती हूँ। आप दूसरे नहीं सुन लीजिए सर, मैं दूसरे पब्लिकेशंस के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। आपको तार्किक तौर पर अपनी बात रखनी है, आप तार्किक तौर पर अपनी बात रखिए। आप अपनी तार्किक तौर पर बात रखिए। आपने अभी ये सवाल उठाया, ठीक है, आपके पास और 20 सेकंड है, बात पूरी कर लीजिए। हाँ आदित्य जी, गांधीनगर की यह स्थिति है कि जब कूड़े का अंबार लग जाता है तो देश के गृह मंत्री को फोन करना पड़ता है कि वहां से कूड़ा हटा लो। यह स्थिति है गुजरात की, यह गुजरात मॉडल है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिन बच्चों ने गरबा में अगर पत्थर फेंका तो उनको क्या नाम है सड़क पर लाकर मारा गया, उनकी चमड़ियां उतारी गई। और जिस मोरबी का ब्रिज गिर गया जिसमें 150 लोग बेगुनाह शहीद हो गए, उन्हें शहीद का दर्जा मैं देता हूं, शहीद हो गए, क्या उसके कंपनी के मालिक को भी लाकर उसी चौराहे पर मारा जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और भारतीय जनता पार्टी इसका उत्तर दे मुझे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। फरहान जी के सवाल का जवाब शलम त्रिपाठी आप देंगे, दीजिए जवाब। देखिए कितना दर्द है आदित्य जी, कितनी तकलीफ इनको है। जो लोग गरबा खेलने जा रही, गरबा के अंदर शामिल होने जा रही माताओं बहनों के साथ अभद्रता कर रहे थे, पुलिस ने उनका इलाज किया, सरकार ने उनका इलाज किया, तो कितनी तकलीफ हो रही है। AIMN के जो प्रवक्ता है फरहान साहब, उनको कितना दर्द हो रहा है। अब आप सोचिए कि जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी, कितनी तकलीफ होती है ओवैसी पार्टी को। तो जब हम आतंकवादियों का इलाज करते होंगे तो कितना दर्द होता होगा, जब हम दंगाइयों का इलाज करते होंगे तब इनको कितना दर्द होता होगा। ये गुजरात मॉडल इनको कैसे समझ में आएगा? इनको तो वो गुजरात चाहिए था जहां पर दंगे कर सके, जहां पर सोहराबुद्दीन का राज चले, जहां पर न जाने कौन कौन से मिर्ची और छुर्ती और 150 लोग शहीद हो गए, उस पर इनको वो गुजरात मॉडल चाहिए, इनको वो गुजरात मॉडल कतई बर्दाश्त नहीं है। नहीं, लेकिन मोरबी को लेकर जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन मोरबी को लेकर जो सवाल है शलम त्रिपाठी, उनका जवाब आपने दिया नहीं। मैं एक कमेंट लूंगी, निशान सुन लीजिए, एक कमेंट मैं रावल जी का ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। आप यहाँ पर सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी भी हमलावर, आम आदमी पार्टी भी हमलावर, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं मैं तो सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूँ। तो तकलीफ कांग्रेस को क्यों हो रही है? 169 सीट्स और हैं, वहां से हरा दे बीजेपी को। आदित्य जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहीं पे भी तकलीफ की बात नहीं की। हम जोरों शोर से ये चुनाव में जा रहे हैं और अपनी सरकार 125 सीटों से बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी जी गुजरात में आके बात करते हैं, उस हिसाब से मुस्लिम खतरे में आ जाता है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनके नेता गुजरात में पिछले दिनों से बातें कर रहे हैं, उस हिसाब से हिंदू खतरे में आ गए गुजरात में। लेकिन कांग्रेस ये बोलती है कि महंगाई की वजह से गुजरात का गरीब और मध्यम वर्ग, हर धर्म का तबका आज खतरे में आना शुरू हो गया है। जिस हिसाब से किसानों के ऊपर कर्जा चढ़ने लगा है और बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र यानी कि धोखा पत्र में किसानों के कर्जे के लिए एक शब्द नहीं बोला है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि किसान खतरे में जा रहा है। जिस हिसाब से गुजरात में पैसा कायदे का कानून अभी तक भी लागू नहीं हुआ और आदिवासियों की जल जंगल जमीन ले जा रही है और उद्योगपतियों को देने की जो कोशिशें हो रही है, उस हिसाब से तो गुजरात का आदिवासी खतरे में जा रहा है। जिस हिसाब से गुजरात में 40 लाख शिक्षित बेरोजगार युवान दर बदर भटक रहे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, कहीं पे नौकरी मिलने की आशा होती है, पेपर लीक हो जाता है सरकारी पेपर, उस हिसाब से गुजरात का युवा बर्बाद हो रहा है, उस हिसाब से गुजरात का युवा यहाँ पे खतरे में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अदिति जी, ये दोनों पार्टियों को गुजरात के मुद्दों के ऊपर बात नहीं करनी है। आपने देखा होगा 2017 में भी बीजेपी ने अपना यही धोखा पत्र जारी किया था, उसका 70% उन्होंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। 2022 में उन्होंने धोखा पत्र में बोला कि हम गुजरात में 20 लाख नौकरियां देंगे। एक सरकारी गुजरात, ठीक है, इसमें मैं बीजेपी का जवाब लूंगी, जल्द